अरे बेटा, पता नहीं कौन सी बला हमारे पीछे लग गई है, जीवन से सुख चैन ही छिन गया है। तू तो काशी से ज्योतिष पढ़कर आया है ना, सारी दुनिया को उपाय बताता है, कभी अपनी चाची का भी भला कर दे। अब तो मैंने अपना पुश्तैनी मकान भी बेच दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ बेटा। अरे चाची, आप पूरी बात मुझे विस्तार से बताओ, मुझसे जितनी मदद बन पड़ेगी मैं जरूर करूँगा। अच्छा सुशील, तुम बताओ। चाची तो बात बात पर रोने लग जाती हैं। क्या बताऊं भैया, समझ में नहीं आता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई हमारे घर पर टोना टोटका क्यों करेगा भला? टोना टोटका? आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके घर पर टोना टोटका हुआ है? 2 साल पहले। शिल्पी, काजल, आओ बेटा, ये लो प्रसाद ले लो। मम्मी जी, कहाँ से आया है ये प्रसाद? अरे बेटा, मैं सत्संग में गई थी ना, वहीं से प्रसाद मिला तो मैं तुम दोनों के लिए घर ले आई। मम्मी जी, आप भी खाइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती, तुम दोनों खाओ। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चाय बन जाए ना तो मुझे आवाज लगा देना। दीदी, मम्मी जी ने प्रसाद क्यों नहीं खाया? मम्मी जी का तो मम्मी जी ही जाने, पता नहीं क्या चलता रहता है इनके मन में। शिल्पी और काजल सास के लाए हुए लड्डू बड़ी श्रद्धा से खा लेती हैं। थोड़ी देर बाद, बना दी तुमने चाय? मम्मी जी ने कहा था ना चाय बनाकर उनको बुला लेना। हाँ तो आप बना देती ना, मैं तो छत पर कपड़े सुखा रही थी। अरे तू कपड़े सुखा रही थी तो मैं क्या खाली बैठी हुई थी? दीदी, आप बात बात पर मुझसे लड़ने क्यों लग जाती हैं? अरे मैं छोटी हूँ तो आपकी हर बात बर्दाश्त करती रहूंगी क्या? देख काजल, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे सर पर चढ़कर बैठेगी। मम्मी जी ने चाय मांगी थी और तू जाकर चाय बनाएगी, बस बात यही खत्म। शिल्पी और काजल अभी बहस कर ही रहे थे कि इतने में पड़ोसन की चिल्लाने की आवाज उनके कानों तक पहुंच जाती है। अरे निकलो बाहर, आज मैं बताती हूँ कि पिंकी से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अरे ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने जो ये पिंकी यहाँ लड़ने आ गई है? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया मम्मी जी, पता नहीं ये पिंकी आंटी क्यों चिल्ला रही हैं। अरे तुम लोग ही सुलझाओ इसे, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। शिल्पी और काजल बाहर गेट पर जाती हैं, जहाँ पर पिंकी घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। अरे तुम लोगों ने मेरे घर को कूड़ेदान समझ रखा है क्या? कभी तुम्हारा कुत्ता मेरे घर के सामने आकर गंदगी कर जाता है तो कभी झाड़ू लगाकर सारी गंदगी तुम मेरे घर के आगे ढकेल देती हो। ओहो, तुम दोनों ने अपने आप को समझ क्या रखा है? अरे तो मैंने कहा था कि कुत्ते से कि आपके घर के सामने जाकर हल्का हो जाए। अरे जानवर है, जहाँ मन किया कर दिया होगा। अरे अगर जानवर पालना है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाओ, वरना मैं भी ना, जो भी मेरे हाथ में आएगा ना, उसी से उस कुत्ते का सर फोड़ दूंगी। अच्छा, हाथ तो लगाकर दिखाइए मेरे शेरों को, मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती हैं आप। शिल्पी और काजल का पड़ोसन पिंकी आंटी के साथ झगड़ा चल रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे वहाँ मोहल्ले के और भी लोग जमा होने लगे। किसी तरह पड़ोसी पिंकी, काजल और शिल्पी के बीच का झगड़ा शांत कराते हैं। मम्मी जी, इतना झगड़ा हुआ, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, आपको आवाज नहीं आई क्या? आपने एक बार भी बाहर आकर झांकना तक जरूरी नहीं समझा? अरे जैसा करोगी वैसा ही भुगतोगी ना, मैं क्यों आखिर तुम्हारी बला अपने सर लूं? कुछ दिनों के बाद, आज तो मेरा मूड ही बहुत खराब है, पता नहीं कैसा दिन है, पूरा का पूरा दिन झगड़े में ही बीत गया। पहले मेरा काजल के साथ झगड़ा हो गया और उसके बाद पड़ोस वाली पिंकी आंटी ने आकर दिमाग खराब कर दिया। और तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? जब देखो तब इस मोबाइल में घुसे रहती हो। आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है जो अपनी बीवी की बात सुनने भी जरूरी नहीं लग रही तुम्हें? अरे भाई, तुम्हारी ये रोज रोज की किटकिट सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। अच्छा, बीवी से बात करने में तंग हो जाते हो तो बाहर कोई मीठी मीठी बातें करने वाली तो नहीं मिल गई जो मुझसे बात करने का मन नहीं करता? वो कहावत तो सुनी होगी ना कि आदमी गुड़ ना खिलाए लेकिन गुड़ जैसी बातें तो कर ले। इनसे तो इतनी भी उम्मीद नहीं की जा सकती, ये तो बात ही नहीं सुनते। शिल्पी के झगड़े का कैसेट जो एक बार प्ले हुआ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देर रात तक शिल्पी और पति सुशील का झगड़ा होता रहा और उसके बाद दोनों सो गए।
अगले दिन शिल्पी और काजल अपना अपना काम निपटा रही थी। कुछ देर बाद उनकी सासू माँ फिर से लड्डू लेकर घर में घुसती हैं। अरे बहू आओ जरा प्रसाद ले लो। नहीं मम्मी जी, आज मेरा लड्डू खाने का मन नहीं है। एक लड्डू आप खा लीजिए और एक लड्डू काजल के लिए रख लीजिए। अरे लड्डू सिर्फ तेरे और काजल के लिए है, खा ले चुपचाप। लड्डू खाकर काजल, आज से दोपहर में रोटी मैं बनाऊंगी और रात में तुम। क्यों दीदी, अभी क्या नया नया फरमान है आपका? अरे तुम्हारी चालाकी ना मैं खूब समझती हूँ। दोपहर को तुम इसलिए भाग भाग कर रोटी बनाती हो क्योंकि चावल के साथ आधी ही रोटी बनती है, और रात को पूरे घर का खाना मेरे ऊपर छोड़कर तुम महारानी की तरह जाकर अपने कमरे में बैठ जाती हो। दीदी ये तो सब जानते हैं कि घर में मनमानी कौन कर रहा है। अरे पता नहीं आपकी समस्या क्या है, रोज किसी ना किसी नए टॉपिक पर आकर आप मुझसे झगड़ा करने लगती हैं। अरे झगड़ा होता क्या है ये तुम्हें अभी पता नहीं है। अगर मेरे ऊपर कलेशी होने का ठप्पा लगा ही दिया है तो ठीक है, आज मैं कलेश करके ही दिखाती हूँ। इतना कहकर शिल्पी किचन में रखे बर्तनों को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जो काजल ने कुछ देर पहले ही साफ किए थे। अब तो घर में महाभारत शुरू हो गई थी कि पड़ोसियों को भी अपने कान बंद करने पड़ जाते थे। नारायणी निवास की हालत कुछ ऐसी थी कि नौकरानी स्त्री वाला भी उनके यहाँ जाकर काम करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि उनके साथ किसी न किसी की झड़प हो जाती थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए शिल्पी, पता नहीं आजकल इस घर में क्या हो रहा है, रोज किसी ना किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। कल तो पड़ोसन वाली मिसेस गुप्ता जी भी पूछ रही थी मुझसे। ऐसा लगता है जिस दिन से मम्मी जी ने लड्डू लाकर खिलाना शुरू किए हैं ना, तब से ये सब हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम देवरानी जेठानी में फूट डालने के लिए मम्मी जी कुछ टोना टोटका करके हमें लड्डू खिला रही हैं। जब भी मम्मी जी से कहो कि आप प्रसाद नहीं लेंगी तो मम्मी जी हमेशा यही जवाब दे देती हैं, मैं लड्डू तुम दोनों के लिए लाई हूँ। देर रात शिल्पी पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि काजल दबे पांव घर से बाहर जा रही है। अरे इतनी रात को ये कहाँ जा रही है, पीछे करके देखती हूँ। शिल्पी काजल के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि काजल चौराहे पर पोटली में कुछ सामान रखकर वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आकर उसने चौखट के दोनों तरफ कुछ काली रेखा खींची और माथे पर उसका तिलक लगाकर अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, ये काजल क्या टोटका करके आई है? अच्छा तो घर में यही टोटके कर रही है क्या? तभी आजकल बात बात पर घर में कलेश हो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं तो एक सुबह शिल्पी देखती है कि सासू माँ ने अपने माथे पर लाल तिलक लगा रखा है और वो नींबू मिर्ची को एक मिट्टी के बर्तन में रख कर जला रही हैं। हे राम, समझ नहीं आ रहा कौन सही है और कौन गलत। इन दोनों से सामने से पूछ लिया तो ये तो अलर्ट हो जाएंगी। मैं जाकर किसी बाबा से उपाय पूछ कर आती हूँ। बेटा, जो बातें तुमने मुझे बताई उसके बाद मैंने अपनी सिद्धियों से पता लगाया है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा दोष है, जिसे प्रेत दोष कहते हैं। जब तक तुम उस घर में रहोगी तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। बाबा की बात सुनकर शिल्पी घबराते हुए अपने कमरे में घुसती है। अरे आ गई तू। देख बेटा, मैंने पूरे घर की नजर उतार दी है। भगवान ने चाहा तो अब ये दिन भर होने वाले कलेश से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अरे मुक्ति कैसे मिलेगी मम्मी जी? आप सच सच बताइए, आप क्या मिला के खिला रही हैं हमें उन प्रसाद के लड्डू में? अरे बावली है क्या, मैं क्यों तुम्हें कुछ खिलाने लगी? मेरी शुगर बढ़ रही है इसलिए घर में प्रसाद लाती हूँ बस। तो पक्का ये काजल ही कुछ टोना टोटका कर रही है। बाबा जी ने कहा है अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो हमारे घर में ऐसे ही झगड़े चलते रहेंगे। घर नहीं, मैं इस काजल को ही इसके मायके छोड़ कर आऊंगी। तो चिंता मत कर, अभी खबर लेती हूँ इसकी। सास आवाज लगाकर काजल को बुलाती है। अरे देख, सीधे सीधे बता दे तूने घर पर क्या टोना टोटका करवाया है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, मैं आपको टोटकी करने वाली नजर आती हूँ क्या? देख काजल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे चौराहे पर वो सब रखते हुए। दीदी आप ना अपना इलाज कराइए, अपने दिमाग और आंखों दोनों का। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। हमारे घर में होते रोज रोज के झगड़ों का बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए मेरी सहेली ने गृह शांति के लिए एक विधि बताई थी और हवन कुंड की राख दी थी।
जिसे घर में छिड़कना था ताकि सब अच्छा हो जाए। मैं बस वही कर रही थी। तू सच कह रही है? अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ दीदी। तो फिर सच में इस घर पर बुरी आत्मा का साया है और हमें ये घर बदलना ही होगा। हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर चुके लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। सुषमा कुछ दिन तक और नजर उतारने की विधि करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बात बात पर दोनों बहुएं कभी सास से, कभी अपने पतियों से, तो कभी अपने पड़ोसियों से उलझ ही जाती थी, जिससे मोहल्ले में भी उनकी बदनामी हो गई थी। इसी कलेश से तंग आकर आखिर में सुषमा अपना पुराना मकान बेचकर नए मकान में आ जाती है, लेकिन बाबा जी का टोटका यहाँ भी फेल हो जाता है। अभी भी घर में होते झगड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अब तो झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की शक्ल देखना तक मंजूर नहीं करती थी। पूरी कहानी सुनने के बाद विकास जोर जोर से हंसने लगता है। अरे चाची, दरअसल आपके घर में जो भूत है ना, वो एक मकान तो क्या, आप 100 मकान भी बदलोगे तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या तो कोई उपाय है क्या बेटा? अरे चाची, उपाय नहीं, पहले समस्या तो सुन लीजिए। आपके घर में भूत प्रेत हैं। आपके घर की दोनों बहुएं, आपकी बहुएं बहुत झगड़ालू हैं। जब बात बात पर एक दूसरे का सर फोड़ेंगी तो इसमें भूत प्रेत का क्या दोष। आप अपनी बहुओं को सुधारिए, ये भूत प्रेत सब स्वयं भाग जाएंगे। उस दिन के बाद सुषमा ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली थी और सख्ती से दोनों बहुओं पर नजर भी रखने लगी थी और उसने महसूस किया कि वाकई में उनके घर का भूत भाग गया है और घर में शांति का माहौल बनने लगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।